निशा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं कि उसे आज आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन प्रिया पति सौरभ के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभियों के साथ बैठी गप मार रही थी। निशा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे निशा दीदी, आप आ गई? लाओ मैं चाय बना दूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, निशा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। निशा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उसे दिन भर का हाल चाल पूछती थी और अब निशा के अंदर से हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ निशा को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते निशा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। निशा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में निशा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा अमित और छोटा सुधीर व प्रिया थे। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन करके अपनी कॉलेज की फीस और अपनी किताब कापियों का खर्च निकाल लेते थे। निशा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि निशा बेटी नहीं बेटा है। देख लेना निशा की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद निशा ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। निशा के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। निशा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि निशा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफ़ें सहकर गृहस्थी चलाई थी, अतः वह चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहें, घूमें फिरें। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ शहर घूमने जाती, उन्हें बाहर ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अमित और सुधीर पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी निशा को अपने पद, पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। निशा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई निशा से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, निशा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। अमित का विवाह हुआ। फिर कुछ समय बाद छोटे भाई सुधीर का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सूद नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता निशा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या अमित, उन सब में से कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में प्रिया की विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी निशा के लिए विकास का रिश्ता आया। विकास भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि निशा के घर वाले कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन उन्हें निशा की शादी विकास से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मज़े से चल रही थी। शादी के बाद भी निशा अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती।
एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह विकास के लिए ज़्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर आकाश को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहाँ चला जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर निशा को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार विकास ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से निशा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर निशा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निशा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक निशा उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहेगी, कभी तो विकास उसे रोक ही देगा। निशा की माँ और भाभियाँ हमेशा विकास के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई, यह क्या हालत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी निशा को अब तक उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह विकास को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था विकास, कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर उसकी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस निशा चाहिए। लेकिन निशा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकराई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। निशा को याद आया कि जब 4 साल पहले वह विकास का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में निशा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। प्रिया की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही प्रिया माँ और भाभियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती हैं। दोनों भाभियाँ भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और निशा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। प्रिया के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी एक नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। निशा दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। निशा ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था, माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? निशा ने पूछा। प्रिया दिवाली पर मायके आई है, तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूँ। दामाद और नन्हे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 15,000 रुपये निकलवा लेना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, निशा ने तल्ख स्वर में कहा। निशा ने माँ से कह तो दिया, पर उसका माथा भन्ना गया। 15,000 रुपये क्या कम होते हैं? कितने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वह अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को प्रिया के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में निशा का मन पूरे समय विकास के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली लक्ष्मी उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थे। क्या बात है निशा? लक्ष्मी ने पूछा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। लक्ष्मी ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो निशा अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण एवं स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख निशा, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि विकास को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझे बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें
खुल गई हैं। निशा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी, लेकिन जब विकास ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। लक्ष्मी का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ लक्ष्मी। इतना कह निशा रो पड़ी। निशा को रोते देख लक्ष्मी का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वह बोली, देख निशा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इसके पहले कि और देर हो जाए तो विकास के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया था। लेकिन क्या विकास मुझे माफ़ करके फिर से अपना लेगा? निशा ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या ना करे, तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं विकास को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है, लक्ष्मी ने कहा। निशा ने आंसू पोंछ लिए। आखिर बार जब विकास उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने निशा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लक्ष्मी ने निशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है। उन लोगों को अपना घर चलाने दे, तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या ना करे, इसी उहापोह में दिवाली बीत गई। त्यौहार पर घर वालों के व्यवहार ने निशा के निर्णय को और अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब निशा ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी ज़रूरी कागजात व अन्य सामान था उसे निशा ने ऑफिस के अपने बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में लक्ष्मी से पता चला कि विकास शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद निशा ने ड्राइवर को विकास के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते निशा सुख और दुख की मिलीजुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लग रहा था। गाड़ी विकास के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से निशा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही विकास ने दरवाज़ा खोला। निशा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। विकास निशा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि निशा को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ़ कर दो विकास, घर वालों के झूठे मुंह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कभी कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम मुझे फिर से? निशा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं निशा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, घर आज भी वैसे का वैसा ही है। विकास ने निशा को अपने सीने से लगा लिया। निशा का जब सारा गुब्बार आंसुओं में बह गया तो वह विकास से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या निशा? विकास ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फ़ोन तो कर दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करें। निशा ने हंसते हुए कहा तो विकास भी हंसने लगा। हेलो, कौन? निशा ने माई के फ़ोन लगाया तो उधर से माँ ने फ़ोन उठाया। हाँ निशा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर विकास के पास। यह क्या पागलपन है निशा? यह सुनते ही निशा की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती इससे पहले ही निशा ने फ़ोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में
वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए निशा रसोई में गई तो देखा एक थाली में विकास दीपक सजा रहा है। यह क्या कर रहे हो विकास? निशा ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, विकास ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ, विकास ने निशा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। तो निशा का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगा कर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए सजाने में विकास की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए देखते हैं आज की दूसरी कहानी। राधा बचपन से ही संस्कार की घूंटी पीकर बड़ी हुई थी। राधा के परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी और 4 छोटे भाई थे, जिसमें से 2 चचेरे भाई थे। परिवार में राधा सबसे बड़ी संतान थी। राधा पढ़ने लिखने में होशियार थी। राधा ने परिवार से मिलजुल कर रहना सीखा था। राधा की मम्मी और चाची में ऐसा रिश्ता था जैसे 2 सगी बहनों में भी ना हो। राधा की मम्मी और चाची तो अपनी सास को बहुत मान सम्मान देती, बहुत प्यार से सेवा करती। मोहल्ले में तो राधा का परिवार एक मिसाल था। ना कभी कोई ऊंची आवाज में बात करता, ना ही कोई झगड़ा होता। राधा अब शादी लायक हो चुकी थी। पिता और चाचा बताए हुए रिश्ते देखने जाते रहते। राधा के मम्मी पापा को साधारण परिवार का लड़का चाहिए था। ऐसा परिवार नहीं कि जहां झगड़े झंझट हो। उन्हें विश्वास भी था कि राधा जहां भी जाएगी वहां खुशियां ही खुशियां ला देगी। ऐसे ही खोजते खोजते उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिला। सब खोजबीन और रिश्तेदारों से परामर्श करने के बाद उन्होंने राधा की शादी कर दी सुधीर के साथ। यहाँ ससुराल का माहौल विपरीत था। यहाँ ससुराल में ससुर, सास, जेठ, जेठानी ही थी। छोटा परिवार था। अमित और मनीषा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। उन्हें कोई बच्चा नहीं था। सास ससुर पुरानी सोच वाले लोग थे। इंसान की भावनाओं की कीमत शायद ही उन्हें थी। घर में सास संगीता का एक छत्र राज था। सास ससुर घर में होने वाले हर एक गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नजर रखते। सास संगीता और ससुर विजय दोनों बेटों की पूरी कमाई का पाई पाई हिसाब रखते। दोनों एकदम कंजूस थे। घर में हिसाब से राशन पानी आता। कई बार तो सामान खत्म हो जाने पर भी वो लोग सामान नहीं खरीदते। दूध, फल तो वो अपने कमरे में ही रखती। सब्जियां तो बहुत कम ही आती, अक्सर घर के आदमियों के लिए ही बनती। राधा को इन सब की आदत नहीं थी। आदत तो मनीषा की भी नहीं थी, मगर वो डरती थी। उसकी हिम्मत कभी ना हुई इस बात का विरोध करने की। एक बार राधा ने इस बात का विरोध किया तो सास संगीता ने तहलका मचा दिया। हमारे घर में ऐसा ही चलता आ रहा है। घर के आदमी बाहर मेहनत करके कमा कर लाते हैं और हम औरतों का क्या है, घर में रहती हैं और घर के कामों में क्या मेहनत। किंतु सास खुद तो खाती, सारे नियम बहुओं के लिए ही रखती थी। राधा कभी गलत ना सहती थी ना सहने देती थी। राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर खाना तो राधा और मनीषा ही बनाती थी। वो तो राधा सब्जियां पहले बनाकर निकाल लेती अपने और मनीषा के लिए, बाद में सबको परोसती। फिर भी घर में ससुर विजय के कहने के बाद ना बेटों की सुनी जाती थी ना बहुओं की। राधा की अपनी जेठानी मनीषा से अच्छी बनती थी। राधा मनीषा को
अपनी बड़ी बहन ही मानती थी। दोनों एक दूसरे से दिल की बात कर लेती थी, एक दूसरे का ध्यान रखती थी। समय गुजरता रहा। साल भर बाद जेठानी मनीषा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी खुश थे सिवाय सास ससुर के। उन्हें पोते की आस थी। अब सास संगीता छोटी बहू पर दबाव बनाती कि अब वो ही उन्हें पोता दे, किंतु राधा गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। सास संगीता ने कई बार जांच कराने को कहती, पर सुधीर और राधा टाल देते। इस मामले में सास ससुर की एक ना चली। समय बीतता चला गया। 2 साल बाद मनीषा फिर से गर्भवती हुई। फिर से सास ससुर को एक पोते की आस जग गई। इस बार उन्हें पोता ही चाहिए था। दोनों सास ससुर जिद पर अड़ गए कि पहले पल रहे शिशु के लिंग का जांच होगा। राधा और सुधीर ने बहुत विरोध किया, किंतु उनकी एक ना सुनी गई। गर्भ जांच होने के बाद पता चला कि इस बार लड़का है। अब तो दोनों सास ससुर फूले नहीं समाते, लेकिन शायद समय कुछ और जाल रच रहा था। डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बताया कि मनीषा के गर्भाशय में गांठ है। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी के संकेत हो, तो आप पहले इसका इलाज करा लें और प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाएं। जिसका डर था वही हुआ। जांच कराने पर पता चला कि यह एक कैंसर का गांठ है। अभी शुरुआत ही है, लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए बच्चा गिराना पड़ेगा। बच्चे को गिराने की बात से ही सास ससुर ने हंगामा कर दिया। ससुर ने साफ साफ बोल दिया, कोई बच्चा नहीं गिराया जाएगा, पहले पोता हो जाए, बाद में देखते हैं, उसका इलाज करा लेंगे। सास संगीता ने भी कह दिया, कौन सा अभी मरी रही है, पहले बच्चा हो जाए, इस घर का कुल दीपक, फिर देखते हैं। सभी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ससुर अपनी बात पर अड़े रहे। अमित ने भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। माँ बाप के फैसले से अलग जाने की हिम्मत ना जुटा पाया। 6 महीने बाद मनीषा ने एक बेटे को जन्म दिया। सास ससुर की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो भूल ही गए जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है उस मनीषा को कैंसर अंदर से कितना खोखला करता जा रहा है। मनीषा की बेटी अभी 2 साल की थी और बेटा बस 1 महीने का ही हुआ था कि डॉक्टर ने कह दिया कि कीमोथेरेपी देकर ही कुछ उपाय किया जा सकता है। कैंसर इतना फैल चुका है कि अब मनीषा का बचना ना के बराबर है। इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें। अपनी 2 साल की बेटी और दूध मुहे बच्चे को जिसे ठीक से गोद में भी ना ले पाई, उसे अपनी बहन समान देवरानी राधा को सौंपते हुए मनीषा ने कहा, छोटी, मैं शायद अब कभी वापस लौटकर इस घर में ना आ पाऊं, कभी अपने बच्चों को भी ना देख पाऊं। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। राधा, तुम ही मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो। बस तुम मेरी बेटी को ये सीख देना कि अपने के लिए आवाज़ उठा सके, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके, इस काबिल बनाना, और मेरे बेटे को सही गलत की फ़र्क करना सिखाना कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। रोते हुए मनीषा फिर से अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को राधा की गोद में सौंप देती है। दीदी, ऐसा मत बोलो, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। आपको ठीक होना पड़ेगा, अपने लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। आज 2 महीना हो गया मनीषा को भर्ती हुए। कीमोथेरेपी काम ना आया और मनीषा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मनीषा जा चुकी थी। अमित हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपनी पत्नी को एकटक देख रहा था। उसकी आंखें सूनी हो गई।
मन गलानी से भर रहा था। उसकी पत्नी मनीषा अब जिंदगी की जंग हार चुकी थी। कहीं ना कहीं उसकी उस दशा का जिम्मेदार वो ही था। संगीता ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था हो गया। अब जन्म मरण किसी के हाथ में थोड़ी होता है। ये तो हत्या है माँ, और मैं गुनहगार हूँ अपनी पत्नी का, जिसकी आंखें हमेशा मुझसे सवाल करेंगी कि मैं उसके लिए क्यों नहीं लड़ा। अपने बच्चों का गुनहगार हूँ कि उनसे उनकी माँ को छीन लिया। पत्नी की जुदाई अमित सह नहीं पाया और वो चला गया पत्नी मनीषा के पास। दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए। आज इस घटना को बीते 5 साल हो चुके थे। राधा और सुधीर ने खुद की कोई संतान पैदा नहीं की। राधा दोनों बच्चों का माँ से भी ज़्यादा ख्याल रख रही है। विजय जी बहू बेटे को एक साथ खोने से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और हमेशा रटते हैं, माफ़ कर दो बिटिया, माफ़ कर दो बिटिया। और संगीता अपने कर्मों की सजा भोग रही है। वो मानसिक संतुलन खोए पति का ख्याल रख रही है और खुद को कोसती है दिन रात। क्या इंसान सच में इतना स्वार्थी हो सकता है जो दूसरे इंसान के जीवन की कीमत ना समझे सिर्फ अपनी खुशियों के लिए? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें